नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा और सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सीएम धामी लाइव है। देहरादून में इस वर्ष 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन किया जा रहा है। गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण और विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और उत्तराखंड के युवा दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह बदनौर शुभकामनाएं। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। धन्यवाद। कृपया दूसरी ये आप लोगों के साथ इसका लिंक अभी प्रेस विज्ञप्ति के साथ शेयर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन। उत्तराखंड एक प्रतीक ज्ञान, योग, धर्म, चेतना, सुविचार का और अब इन सब के साथ उत्तराखंड प्रतीक होगा साइंस और टेक्नोलॉजी, फॉरवर्ड प्लानिंग। 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होगी, जहां देश विदेश के वैज्ञानिक विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन के नए तरीकों पर बात करेंगे और समस्याओं का हल। आपदा किसी अकेले की नहीं, सबकी साझी, तो उससे लड़ने में जरूर सबकी भागीदारी। धन्यवाद। नमस्कार। हो गया, ये आप बोल दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। मेरा सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नमस्कार सर, आज इस प्रेस वार्ता जिसमें 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऑफिशियली हमने इनॉग्रेट कर दिया है। एक काइंड ऑफ एक ऑफिशियली इसका संचालन की पूरी तैयारी की जाएगी। सर, आपने सही बताया, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सर, इस सदी का भारत का सबसे बड़ा डिजास्टर उत्तराखंड ने झेला है। हमने उसका सामना किया है, उस पर लोगों का जो समस्याएं आई थी उसका समाधान भी किया है। लेकिन ये आवश्यक है सर कि लोगों के जीवन यापन के लिए एक उत्तराखंड को इन्वेस्टमेंट के लिए सुयोग्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें और काम किया जाए। हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए हम देश विदेश सारे लोगों को हम बुला रहे हैं ताकि उनका ज्ञान, उनका जो रिसर्च है एक दूसरे से साझा करें और इसमें और हम तैयारी अच्छे से कर सकें ताकि उत्तराखंड एक उत्कृष्ट राज्य बनकर उभरे, जिसमें कि डिजास्टर को झेलने की हर लेवल पे, प्रशासनिक लेवल, सामाजिक लेवल और जो हमारे संस्थानें हैं उन सब लेवल पे इसके लिए एक क्षमता विकसित हो सके। सर, आपके निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से ये जो कांग्रेस है इसका सफल संचालन किया जाएगा। इसमें जो भी ज्ञान साझा होगा उसका उपयोग उत्तराखंड को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाएगा। थैंक यू सर। नेशनल समिट की अगर हम बात करें तो कल भी एक कार्यक्रम है और क्योंकि लंदन है, उसके अलावा दुबई भी जाना है, किस तरीके से उत्साह आपको नजर आ रहा है और किस तरह कई एमओयू साइन आपके हैं? देखिए, ये हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजर का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं और कल दिल्ली में जो निवेशकों के साथ मिलने का कार्यक्रम है रोड शो का, उससे पहले भी हमको एक काफ़ी सारे प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं। हम सभी का आकलन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं,
लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, यह भी आकलन कर रहे हैं कि राज्य की दृष्टि से और जो हमारी यहाँ पर उपलब्धता है ज़मीनों इत्यादि की, उसमें हम किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों के आने से राज्य के अंदर निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी का आकलन करने के बाद ही निवेशकों के साथ करार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, कल कितने करोड़ के होंगे? बड़ी संख्या, बड़ी राशि होगी और निश्चित रूप से अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने बार भी हमारा संवाद हुआ है, सब में अच्छा निवेश आया है और आगे भी अच्छा निवेश आएगा। और मैं एक बार आपको पहले भी आप सबसे मैंने निवेदन किया था कि इस बार जो हमने एक थोड़ा सा ये मानक अपने लिए भी तय किए हैं, सरकार के लिहाज से भी और उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से भी, हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। ये केवल उसी दिन के लिए करार करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि जिस दिन मुख्य कार्यक्रम होगा या मुख्य समारोह होगा उस दिन कार्यक्रम होंगे, उस दिन निवेश के करार होंगे। उससे पहले एक बड़ी धनराशि, एक बड़ा निवेश ग्राउंड पर पहले ही आ जाए, यानी कि जिस दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे तो अच्छा निवेश हमारा तब तक जो है ग्राउंड पर आ चुका होगा। सर, सीएम साहब, ये डिजास्टर और विकास डेवलपमेंट, इनका आपस में जो रेसिप्रोकल टाइप का एक संबंध कहा जाता है, तो और ये जो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, नेशनल वर्ल्ड कांग्रेस जो हो रही है, तो इससे कुछ लेसन लेके वो हम जो इन्वेस्टर समिट में भी उनको लागू करें। हाँ, निश्चित रूप से देखिए जहाँ इन्वेस्टर समिट हो रही है उससे पहले ये जो हमारा आपदा प्रबंधन का सेमिनार हो रहा है या वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, ये दोनों का एक दूसरे से बहुत संबंध है और बड़ा संबंध है कि उत्तराखंड सुरक्षित है, उसमें आप निवेश करने आइए, हिमालय सुरक्षित है, इसीलिए हम जो है उससे पहले ये सम्मेलन कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, धन्यवाद। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे, दोनों विकास भी हो, निवेश भी आए, लेकिन उसके साथ साथ जो राज्य की मुख्य पहचान है हमारी इकोलॉजी भी बनी रहे, उस पर हम लोग बराबर का बैलेंस बनाते हुए आगे चलेंगे। सर, आपदा को लेकर जो है लगातार स्टडीज होती रही है, चाहे जोशीमठ की बात की जाए, अब मसूरी पर भी हुई, लेकिन इसका फायदा क्या मिलता है? अल्टीमेटली बाद में जो है उन जगहों को चिन्हित करते हुए हटाया जाता है जगह के नाम पर और जो दूसरी। अभी देखिए ऐसा है कि ये सम्मेलन इन सभी विषयों पर जो आपके मन में जिज्ञासा है, आपके साथ साथ आम जनमानस में जो जिज्ञासा है, और ये केवल भारत हिमालय की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों की जो जिज्ञासा है उसी के लिए वैश्विक सम्मेलन हो रहा है। इस पर इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं आपकी हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी जिज्ञासाएं सभी की होंगी। उन सभी पर हम लोग वो जो वैज्ञानिक आएंगे, जो विशेषज्ञ आएंगे, उन सभी पर चर्चा करेंगे। सर, 2018 में भी बड़े पैमाने पर करार निवेशकों के साथ हुए थे, सर इस बार भी काफी करार हो चुके हैं, क्या उनको भी इस बार ऐड ऑन करने की कोशिश है या उन निवेशकों से संपर्क तोड़ने की? अब देखिए, जो लोग 2018 में जिन्होंने यहाँ पर निवेश के करार किए थे, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी हमारा प्रयास होगा कि वो फिर से जो है आएँ और उत्तराखंड में निवेश करें। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा, और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आएँ, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है, और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनकी। अभी सभी को हमने जो है पत्र भेजे हैं, बहुत सारे देशों से, राज्यों से अनेकों लोगों ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, लेकिन अंततः जब कार्यक्रम का सभी फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही ये फाइनल हो पाएगा, ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन हमारा बड़ी संख्या में आएंगे, निश्चित मानिए। सर, जो आपका ये सेशन हो रहा है इसमें फाइनेंशियल का भी है कि राष्ट्र के मजबूत वित्तीय आधार होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर में सबसे ज़्यादा हमारा पैसा चला जाता है, हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, जंगल है यहाँ पर। एक तो आप
एक कमेटी भी तय कर रहे हैं ग्रीन बोनस के लिए 16 वित्त आयोग। ये पैसा इसके लिए क्या अलग से एक चीज मांगेंगे जैसे ग्रीन बोनस मांग रहे हैं, ये फाइनेंशियल से ज्यादा पैसा इसमें चल जाता है? ये आपने भी और अभी एक आपसे पहले भी जो प्रश्न आया था भाई साहब का यहाँ से, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोनों का किशोर भाई, कि इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए ही ये सम्मेलन हो रहा है। आज इसको अलग से बात कर लूंगा मैं आपसे। आज इस पर आ जाइए, ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। कल से शुरू होगी बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक। महिला और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए पार्टी की क्षेत्रवार बैठक में दोनों सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तय होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कल काशी क्षेत्र की बैठक लेने वाराणसी जाएंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पश्चिम क्षेत्र की बैठक लेंगे। 5 अक्टूबर को अवध क्षेत्र की बैठक लखनऊ में भूपेंद्र सिंह चौधरी लेंगे। 6 अक्टूबर को भूपेंद्र सिंह अलीगढ़ में ब्रिज की बैठक लेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 6 अक्टूबर को भूपेंद्र सिंह बैठक लेंगे। इसके साथ ही कल से शुरू होगी बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक। महिला और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए पार्टी की क्षेत्रवार बैठक में दोनों सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तय होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कल काशी क्षेत्र की बैठक लेने वाराणसी जाएंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पश्चिम क्षेत्र में बैठक लेंगे। 5 अक्टूबर को अवध क्षेत्र की बैठक लखनऊ में भूपेंद्र सिंह चौधरी लेंगे। 6 अक्टूबर को भी एक बैठक होगी। बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। ताजा मामले में एक बार फिर से पाक ने नापाक मंसूबे सामने आए हैं। बीते दिन दिल्ली पुलिस ने 3 नामी आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसमें से आतंकी शाहनवाज ने नए खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड फिरतुल्ला गौरी के संपर्क में इन तीनों आतंकियों के होने से एक बात साफ है कि पूरी साजिश पाकिस्तान और ISI की ही रची थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकी ऑनलाइन और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को रेडिकलाइज करते हैं। इसके साथ ही फिर उन्हें आतंकी हमले के लिए तैयार करते हैं। ISI साजिश के तहत इन नौजवानों को ISIS के आमिर की शपथ दिलाते हैं। इसके साथ ही जिससे अगर आतंकी हमलों के बाद भारत की एजेंसी इन्हें गिरफ्तार भी कर ले तो ये पाकिस्तान और IS का नाम ना ले। और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शाही ईदगाह की याचिका पर होगी सुनवाई। जन्मभूमि से जुड़े केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर विरोध। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शाही ईदगाह की याचिका पर सुनवाई होगी। जन्मभूमि से जुड़े केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर विरोध। इसी के साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सुनवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, तो क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें जो याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई थी उस पर आज सुनवाई होगी कि वो जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या हाई कोर्ट जाएगा। तो इस पर सुनवाई पिछली तारीख 21 तारीख पड़ी थी, उसमें जो है ये सुनवाई नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन आज फैसला आ सकता है कि सुनवाई वहां होगी या वहां हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसमें बताया जा रहा है कि जो याचिका दायर की है उसमें सर्वे को लेकर याचिका दायर की गई है और आज सर्वे पर भी वो सुनवाई कर सकती है और इसका जो अगला फैसला है वो हो सकता है कि आगे दे या आज भी वो फैसला दे सकती है। क्या कुछ फैसला आ सकता है अमित? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने और हिंदू पक्ष ने जो दावा दायर किया है उसको सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। और एक फैसला ये भी है, एक तरफ से ये भी हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इसको अपने पास रखे और वहीं सुनवाई करे। जी अमित, हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं इसको लेकर?
जी, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये फैसला जो आना है, आज जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा और हम इसमें जरूर जीतेंगे और जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको मुक्त कराएंगे। और ये जो सर्वे की जो याचिका दायर की गई है, ये आज हो सकता है कि हमारे हाथ में फैसला आ जाए और सर्वे की कोर्ट जो है मान्यता उसको दे दे। अमित, कोर्ट के फैसले के बाद अगर मुस्लिम पक्ष को झटका लगता है तो उनका क्या कुछ कदम होगा आगे इस पर? जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, अपनी बात रखेंगे और बात रखने के बाद जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो सर्वे का दे, चाहे किसी और चीज का जो है फैसला दे, उसका सम्मान किया जाएगा और सम्मान के साथ जो है कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे। जी, सुरक्षा को लेकर क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा जन्मभूमि की और शाही ईदगाह की बराबर चाक चौबंद है। जब से श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद जो है कोर्ट तक पहुंचा है, जब से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह की इसे तैनात की गई है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई है और सुबह शाम शिफ्टों में वहां पर फोर्स की तैनाती की जाती है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित ज्यादा जानकारी के लिए। और कानपुर में ट्रैफिक एसीपी ने चालकों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई है। दरअसल गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यातायात विभाग सक्रिय रहा। कई चौराहे पर एसीपी धनंजय सिंह ने टेम्पो, ऑटो व ई रिक्शा चालकों को यातायात के नियमों की शपथ दिलाते हुए कहा कि महिलाओं और बुजुर्ग सवारियों से बहुत ही विनम्र होकर बात करें और सभी को वर्दी में जरूर रहे। इसी के साथ ही ट्रैफिक एसीपी ने वाहनों को चेक किया और महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने नाबालिग जो ई रिक्शा चला रहे थे उनको बताया कि ये गैर कानूनी है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने चालकों के साथ ही राहगीरों को भी यातायात के नियमों का पालन करने की सीख दी। ड्राइवरों को इस समय में शपथ दिलाई जो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है, तो मैंने इनको ये शपथ दिलाई कि जो भी हमारे वाहन चालक हैं, ऑटो, रिक्शा, जो चालक हैं, तो किसी भी सवारी के साथ मिसबिहेव न करें। जो महिलाएं सवारी बैठती हैं, महिलाओं के साथ कोई अभद्रता न करें, उन्हें सवारी के साथ बढ़िया से व्यवहार रखें, किसी प्रकार की कोई शिकायत न करें। इनको शपथ दिलाई गई है और इसी द्वारा कोई भी अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो खिलाफ कानूनी कार्रवाई कई नाबालिग रिक्शा चला रहे हैं, उनको भी आपने समझाया। हाँ, जो नाबालिग रिक्शा चला रहे हैं उनको भी बताया गया ये गैर कानूनी है। आज उनको हमने केवल चेतावनी देकर समझा के। और एक और बड़ी खबर, टीएमसी का 2 दिवसीय दिल्ली आंदोलन, जंतर मंतर पर करेंगे धरना प्रदर्शन। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से मिलेगा पार्टी शिष्टमंडल। बंगाल के लोगों का बकाया जारी करने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये बड़ी खबर है, जहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बंगाल के लोगों का बकाया जारी करने तक आंदोलन जारी रहेगा। देखा गया था किस तरह से केंद्र सरकार पर बंगाल सरकार की ओर से आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से अब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से मिलेगा पार्टी शिष्टमंडल। बंगाल के लोगों का बकाया जारी करने तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर, टीएमसी का 2 दिवसीय दिल्ली आंदोलन, जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से मिलेगा शिष्टमंडल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ओम शील जुड़ चुके हैं। ओम, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? नेहा, ये जो धरना है टीएमसी का वो कल भी था, जो कि राजघाट से 2 अक्टूबर को वहां पे वो धरना दे रहे थे और आज 1 बजे इनका जो टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और अभिषेक बनर्जी हो गए और कुछ विधायक वो जंतर मंतर पर धरना देंगे और वहां पर पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ वो धरना दे रहे हैं। जहाँ वो मनरेगा, उनका साफ तौर पर यही मांग है कि मनरेगा और आवास योजना को लेकर जो सरकार के केंद्र सरकार की ओर से जो फंड आता है वो उनको अभी तक आवंटित नहीं किया गया है, अभी तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो धरना है, जो केंद्र सरकार है वो वहां से रेवेन्यू ले लेती है, जितने भी कमाई के स्रोत रहते हैं टीएमसी से, माफ कीजिएगा, बंगाल से वो निकाल लेती है, पर वो जो फंड देना होता है वो नहीं देती है।
तो इसी को लेकर आज ये धरना किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर शाम 6 बजे केंद्र मंत्री से मिलना है टीएमसी के जो इसी मुद्दे कार्यकर्ता पर 12 बजे बीजेपी की कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जरूर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और कल अनुराग ठाकुर ने भी साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ इनका राजनीतिक एजेंडा है और ये अपनी चीजों को सिर्फ घुमाना जानते हैं। और बंगाल में इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, चाहे हम वो शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करें या तमाम आरोपों की बात करें, ममता बनर्जी को सीधा सीधी वो घेरते नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो अभिषेक बनर्जी है उनको आज ईडी के सामने पेश होना था, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो पेश नहीं होंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर भी सियासत गरमा सकती है। अब इस पर क्या बयानबाजी आती है अब बीजेपी की तरफ से, ये भी देखने वाली बात। क्योंकि आंदोलन का आज दूसरा दिन है, तो और कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं प्रदर्शन में? यहाँ अभिषेक बनर्जी रहेंगे और वहाँ के बंगाल के कुछ विधायक रहेंगे। तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के, वो वहाँ पर धरने पे मौजूद रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये 2 दिवसीय धरना है और ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था और आज ये 1 बजे आज जंतर मंतर पर पहुंचेगा। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार को। और जो ये अभिषेक बनर्जी का जो पेश होना है अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने होना था, तो वो जो मामला था ये शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो भी घेरते हुए टीएमसी को लगातार नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही बस्तर जिले के नगरनार स्थित एनएमडीडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि प्लांट में 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीनफील्ड योजना का प्लांट है जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को टूक हिदायत देते हुए कहा है कि जन समस्याओं के निस्तारण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान पूरी पारदर्शिता से करना होगा। शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी संवेदनशीलता से लोगों की समस्याओं को सुने और गुणवत्ता त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा, सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। बता दें कि जनता दर्शन में दूसरे जिलों के भी लोग आए थे। इस दौरान पुलिस व राजस्व से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारी जिले स्तर पर ही समस्या का समाधान सुनिश्चित करें ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।